नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दी रोहित क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जनवरी का महीना है और आज लोहड़ी है, तो आप सबों को लोहड़ी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पर्व त्यौहार आप सभी अच्छे से मनाएं, ठंड से बचें और अपने आसपास ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर सहायता करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से एक अपील कि अभी तक आपने अगर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो का आनंद लें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है प्राचीन काल में झारखंड। दोस्तों, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था झारखंड के प्राचीन काल में अलग अलग नाम थे और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए हम कुछ प्राचीनतम कालों के बारे में जानते हैं, जिसमें आज हम हाइलाइट्स करेंगे मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के बारे में। मौर्य काल मतलब मौर्य के बारे में, मौर्योत्तर मतलब मौर्य के बाद, गुप्त मतलब गुप्त काल में और गुप्तोत्तर मतलब गुप्तों के बाद झारखंड की क्या स्थिति थी, क्या अवस्थिति थी और झारखंड के बारे में विशेषकर आज हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंद्र नामक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्र नामक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे और इंद्र नामक संभवतः ईब और शंख नदियों का इलाका था। इंद्र नामक में क्या होता था? जी हाँ, इंद्र नामक नदियाँ जो थी वहाँ पर ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि यहाँ से हीरे प्राप्त किए जाते थे और ये नदियाँ जो थी ईब और शंख नदियों का इलाका था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु झारखंड से हाथी मंगाया जाता था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड जो था एक जंगली प्रदेश था और झाड़ियों का प्रदेश था, यहाँ वनों की बहुलता थी, तो यहाँ से हाथी मंगाया जाता था। आइए आगे बढ़ते हैं। अशोक के काल में क्या था झारखंड? तो अशोक के 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में क्या है कि समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें से एक आठवीं प्रदेश जो है बघेलखंड से उड़ीसा से समुद्र तट तक विस्तृत था और झारखंड क्षेत्र इस प्रदेश में शामिल था। यानी कुछ कुछ समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है जिसमें से झारखंड भी शामिल था। अशोक का झारखंड की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था। अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था, यानी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली उनका यहाँ पर नियंत्रण था। और अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख 2 में वर्णित है कि इस क्षेत्र की जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक व परलोक प्राप्त कर सकें। तो अशोक के जो कलिंग शिलालेख 2 है उसमें क्या लिखा हुआ है कि यहाँ के लोगों को जो है, जनजातियों को जो है, अविजित जनजातियों को जो है उनके धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक व परलोक प्राप्त कर सकें। अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ध्यान देंगे आप, कि अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। किसको भेजा था? ये प्रश्न आने वाला है, संभावित है, ध्यान से देखेंगे। रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। झारखंड में अशोककालीन कला का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। अब आइए देखते हैं आगे मौर्योत्तर काल के बारे में। तो मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किए गए। इसके अलावा
भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ, जिसका प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देता है। तो कुछ जिलों के बारे में बात कर लेते हैं मौर्योत्तर काल के। तो सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है कि रोमन साम्राज्य के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं मौर्योत्तर काल के, तो सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। जिससे यह पता चलता है कि झारखंड का वैदेशिक संबंधों की पुष्टि होती है, यानी उस समय झारखंड का संबंध विदेशों से भी था। झारखंड के चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं और रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुषाण के काल का सिक्का प्राप्त हुआ है, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र जो है कनिष्क के प्रभाव में था। अब गुप्त काल के बारे में बात करते हैं। आप सभी से एक बार फिर अपील है कि अभी तक अगर आपने अपना YouTube चैनल द रोहित क्लासेस नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और एक और अपील है दोस्तों कि प्लीज़ हो सके तो इस वीडियो को आप सभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच सके और वो भी झारखंड की तैयारी, चाहे JPSC हो, JSSC हो, झारखंड CGL हो, झारखंड PGT हो, झारखंड होमगार्ड हो, झारखंड पुलिस हो, झारखंड संबंधित जितने भी परीक्षाएं होंगी सब में ये समान रूप से लाभकारी होगा। तो आइए गुप्त काल के बारे में बात करते हैं। गुप्त काल में अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ है, अतः इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हम लोग सब जानते भी हैं कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और हजारीबाग के मदुड़ी से, हजारीबाग के मदुड़ी पहाड़ जो है, मदुही पहाड़ जो है, माफ करेंगे, मदुही पहाड़ जो है, वहां से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर निर्मित मंदिर प्राप्त हुए हैं। यानी गुप्तकालीन पत्थर जो थे उनको काटकर क्या बनाया गया है, तो मंदिर बनाया गया है। झारखंड में मुंडा, पाहन, महतो, भंडारी तथा गुप्तकाल यानी जो भंडारी प्रथा है उसे गुप्तकाल के देन माना जाता है। यानी कि मुंडा, पाहन, महतो तथा भंडारी प्रथा जो है गुप्तकाल की देन माना जाता है। अब आइए देखते हैं समुद्रगुप्त ने क्या योगदान दिया है। तो गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भले ये बात अलग है, कितना हास्यास्पद है कि पहले समुद्रगुप्त आए और एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मेरा मत है कि नेपोलियन को जो है वहां के देश का समुद्रगुप्त कहा जाता। नेपोलियन जिस देश से था उसे कहा जाता कि नेपोलियन उस देश का समुद्रगुप्त था। लेकिन ये उल्टा है, पहले समुद्रगुप्त आए फिर भी इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये मेरा अपना निजी विचार है। और समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन जो है प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक जो हैं, ये याद रखेंगे आप लोग, हरिसेन हैं। और इन विजयों में से एक आटविक विजय भी था। झारखंड प्रदेश इसी आटविक प्रदेश का हिस्सा था। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र उसके अधीन था। समुद्रगुप्त ने पुंडवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र भी शामिल था। और समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटानागपुर को मुरुंड देश भी कहा जाता था। ये पॉइंट याद रखने वाली है कि समुद्रगुप्त के काल में झारखंड को मुरुंड देश कहा जाता था। अब आइए देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में झारखंड के बारे में क्या स्थिति थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव भी झारखंड प्रदेश में था। और इस काल में चीनी यात्री फाहियान 405 ईस्वी में भारत आया था, जिसने झारखंड क्षेत्र को कुकुटलाड कहा था। ध्यान रखेंगे, 405 ईस्वी में चीनी यात्री फाहियान जब भारत आया था तो उसने झारखंड क्षेत्र के बारे में ही वर्णन किया है, जिसने झारखंड क्षेत्र को कुकुटलाड कहा है। तो गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष भी कुछ प्राप्त हुए हैं, आइए देखते हैं। मदोही पहाड़ हजारीबाग से पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं। सतगावा कोडरमा से मंदिरों के अवशेष हैं जो उत्तर गुप्त काल से संबंधित हैं।
पिठोरिया रांची, यहाँ से पहाड़ी पर स्थित कुआं प्राप्त हुआ है। ये जो अवशेष थे, ये इनके कुछ विवरण आपके सामने हमने रखा है। अब आइए आगे देखते हैं गुप्तोत्तर काल में झारखंड की स्थिति, इसकी दशा क्या थी। तो गौड़ जो पश्चिम बंगाल का शासक था शशांक, इस काल में एक प्रतापी शासक था। गौड़ जो था यानी गौड़ का शासक जो था शशांक, वो इस काल में प्रतापी शासक था। शशांक ने साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक था। शशांक के साम्राज्य विस्तार का संपूर्ण झारखंड जो है, शशांक के साम्राज्य का संपूर्ण विस्तार जो है झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक था। और शशांक ने अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 राजधानियां स्थापित की थी, संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी में। आइए आगे देखते हैं। प्राचीन काल के शासकों में यह प्रथम शासक था शशांक, जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी। शशांक जो है शैव धर्म का अनुयायी था तथा इसने झारखंड में अनेक मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। और शशांक के काल का प्रसिद्ध मंदिर जो है वेणुसागर का मंदिर है, जो एक शिव मंदिर है। और यह मंदिर सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर अवस्थित कोचांग में स्थित है। शशांक ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई, यानी उसका सपोर्ट नहीं किया, जिसका उल्लेख ह्वेनसांग ने किया है। और शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। इस तरह झारखंड में बौद्ध जैन धर्म पर हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित हो गई। यानी कि शशांक जो है यहाँ पर बौद्ध धर्म को सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण झारखंड में बौद्ध और जैन धर्म के स्थान पर क्या हो गई, तो हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित हो गई। हर्षवर्धन, ये भी वर्धन वंश का शक्तिशाली शासक था हर्षवर्धन, और इसके साम्राज्य में कांजांगल राजमहल का कुछ भाग शामिल था। और कांजांगल राजमहल में ही हर्षवर्धन ह्वेनसांग से मिला। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में झारखंड की चर्चा की है। तो ये दोस्तों अभी हमने मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त और गुप्तोत्तर काल के बारे में जाना। आइए कुछ अन्य तथ्य भी जान लेते हैं जो हमारी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होने वाला है। तो हर्यक वंश का शासक बिंबिसार झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। हर्यक वंश का शासक बिंबिसार झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। और नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। नंद वंश की सेना झारखंड से हाथी की आपूर्ति होती थी, यानी नंद वंश को जो है झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। और इस सेना में जनजातीय लोग भी शामिल थे। झारखंड में दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मगध की सीमा का विस्तार माना जाता है। और झारखंड के पलामू में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कन्नौज के राजा अशोकवर्मन ने विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय ने झारखंड में शरण ली थी। और जो अंतिम फैक्ट्स है आज की वीडियो का, कि 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह ने स्वयं झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। ये भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह ने स्वयं झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। तो दोस्तों अभी हमने झारखंड के बारे में देखा कि प्राचीन काल में मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में क्या स्थिति थी। और इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने झारखंड को प्राचीन काल में जानने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आप सबों को आज का वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आप सभी से काफ़ी प्यार दुलार दे। दोस्तों ये मैं हूँ और पिछले 8 साल से शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ और प्रयास यही रहता है कि आप सबों को अपने ज्ञान के माध्यम से कुछ नई चीज़ें देता रहूं। आप सभी अपना प्यार बनाए रखें और
अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। लाइक्स कमेंट के माध्यम से आप अपना सुझाव हमें दें, और किसी भी तरह की सुझाव देना हो तो कृपया इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।